बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले पार्लियामेंट में जो वज़ीर आज़म का ख़िताब है उस हवाले से हम बात करना चाहेंगे और आपको ये बताते चलें कि कुछ चीज़ों पर तनकीद भी की गई, कुछ चीज़ों को सराहा भी गया। वज़ीर आज़म इमरान खान ने आज पार्लियामेंट के सेशन से ख़िताब भी किया। दूसरी जानिब नाज़रीन, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से सिंध असम्बली के बाहर फुटपाथ पर धरना भी दिया जा रहा है और ये धरना दरअसल बजट को मुस्तरद करने पर दिया जा रहा है और जो मेयर के पास इख्तियारात नहीं हैं, इसके अलावा और भी बहुत से मुतालबात हैं जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के हैं, जिसकी वजह से ये धरना दिया जा रहा है। मुख्तलिफ सियासी रहनुमाओं ने ये जो धरना कैंप लगाया गया है इसमें जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के लीडरान जो धरना दे रहे हैं उनको मनाने की कोशिश भी की है। और साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के साथ मिल के वफाकी हुकूमत यानी बनाई है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने, और मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट इलाक़ी जमात है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की। बहरहाल नाज़रीन, हम बात करना चाहेंगे, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा और सरबरा बैतुल माल सिंध जनाब हुनैद लखानी साहब। अस्सलाम वालेकुम खुनैद लखानी साहब, खुश आमदीद सर। अल्लाह का करम, खुश आमदीद कहते हैं सर आपको। थैंक यू सर। सबसे पहले तो ये बताइएगा कि आज वज़ीर आज़म इमरान खान की जानिब से पार्लियामेंट के सेशन में ख़िताब किया गया और जाहिर सी बात है तनकीद भी होती है, सराहा भी जाता है, क्या कहते हैं सर आप? जी, ये तो नॉर्मल है। बड़ी अच्छी स्पीचेस भी आई हैं, तनकीद की स्पीचेस भी बड़ी मजेदार आई हैं, तो मैं भी देख ही रहा था स्पीचेस। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि मतलब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान की जानिब से धरना भी दिया जा रहा है सिंध असम्बली के फुटपाथ पर, तो वहाँ ये भी कहना है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का कि बजट को रिजेक्ट करते हैं और जो मेयर कराची के पास इख्तियारात नहीं हैं और दूसरे मसाइल हैं, कराची को बिल्कुल इग्नोर किया गया है। उसमें सर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का क्या मौक़िफ़ है? मुझे पार्टी के मौक़िफ़ का इस वक्त आइडिया नहीं है, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जो बात है वो बिल्कुल सही है। और जो शहर 95% इनकम जनरेट करता है उसको आप इतना भी नहीं दे रहे कि आप पानी दे दें, उसको आप कोई प्रोजेक्ट नहीं दे रहे, ना आप डेवलपमेंट का दे रहे। कराची में जो पोटेंशियल है वो पूरे पाकिस्तान के लिए 10 गुना और कमा सकता है। यहाँ पे एंटरप्रेन्योर मौजूद है, कारोबारी हजरात मौजूद हैं। यहाँ पे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स होने चाहिए थे ताकि इंडस्ट्रीज लग सकें। पूरे सूबे के लोगों को यहाँ पर, पूरे मुल्क के लोगों को यहाँ पे नौकरियां मिल सकती हैं अगर हमारे स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स हों। आज हमारे इंडस्ट्रीज जो हैं वो जमीन लेने जाते हैं, उसी में पूरे हो जाते हैं, तो इन बड़ी मशीनरियां कहाँ से लगाएंगे? फिर इंडस्ट्रीज के बाद अगर आप देखें तो आपका जो एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन है वो भी बिल्कुल वैसे का वैसे। आज हमारा एक्सपोर्ट प्रोसेसिंग जोन 10 गुना बड़ा होना चाहिए था, उस पर भी कोई काम नहीं हुआ। पानी का कोई नहीं है, लॉ एंड ऑर्डर का हाल बुरा है। कराची में किसी किस्म का कोई टेक्निकल वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर एक भी नहीं बना। अब ये शहर जहाँ पर इतनी इंडस्ट्रीज ऑलरेडी हैं, इतना स्मॉल बिजनेसेस है, यहाँ पर अगर वोकेशनल ट्रेनिंग नहीं होगी तो ये लोग कैसे नौकरियां तलाश कर सकेंगे? हर कोई तो इंजीनियर नहीं बन सकता, हर कोई तो MBA या मेडिकल डॉक्टर नहीं बन सकता। इधर सेकंड टियर वर्क फोर्स भी चाहिए, थर्ड टियर वर्क फोर्स भी चाहिए। और वो भी ब्लू कॉलर जॉब जो है वो पूरी दुनिया में अवेलेबल है। अगर हम ट्रेन नहीं करेंगे तो कैसे होगा? अच्छा सर, ये भी बता दीजिएगा कि शहर कराची के लिए कोई खातिरख्वाह बजट नहीं रखा गया इंफ्रास्ट्रक्चर को बदलने के लिए। फिर जिस तरह तवक्को की जा रही थी कि शायद कराची में कुछ तरक्याती मंसूबे भी सिंध हुकूमत की जानिब से उनका भी ऐलान किया जाए, लेकिन कोई जो मखसूस बजट है वो नहीं रखा गया। क्या कहते हैं सर आप? सर, जिस शहर ने आपको 4000 अरब रुपए 5 साल में कमा के दिए, टैक्सेस में, रेवेन्यूज में 4000 अरब रुपए, उसके ऊपर 200 अरब रुपए खर्चा हुआ 5 सालों में, तो ये ज्यादती नहीं है? मतलब इस शहर के लोगों ने क्या ऐसा गुनाह किया है कि आज प्यास के मारे लोग जो है मर रहे हैं, मच्छर के काटने से मर रहे हैं,
स्कूल्स नहीं है यहाँ पर, हेल्थ केयर फैसिलिटी नहीं है यहाँ पर। कौन सा नया हॉस्पिटल बना है कराची के अंदर पिछले 12-15 सालों में? आप बताइए मुझे। एक हॉस्पिटल 12 साल से बन रहा है नीपा पे, वो भी 400 बेड का, अभी तक मुकम्मल नहीं हुआ है और ना इनका कोई इरादा है मुकम्मल करने का। सो ना हेल्थ केयर, ना एजुकेशन, ना सारे के सारे पुलिस वाले, सारे के सारे थाने बिकते हैं यहाँ पर, और वो बिकते इसलिए ताकि कराची के ऊपर जुल्म और सितम और चोरी और डकैती कर सकें। हर घर में जो डकैती हुई है, हर गाड़ी जो चोरी हुई है, उसके पीछे यही पुलिस वाला मौजूद है या नहीं है? हर आदमी को पता है। कोई आदमी इंसाफ लेने के लिए पुलिस वाले के पास नहीं जा सकता। चाहे कत्ल हो जाए, चाहे डकैती हो जाए, उनकी FIR नहीं करेगी। और अगर किसी ने किसी के साथ स्कोर करना है तो पैसे लेके किसी भी शरीफ आदमी के ऊपर FIR कट जाएगी, वो गंदा हो जाएगा, उसको खराब कर दिया जाएगा। यहाँ के शहर के डोमिसाइल के ऊपर जो है कोई नौकरियां नहीं दी गई। सारी की सारी नौकरियां जो है वो पता नहीं कहाँ से आके फिलअप हो जाती है। जबकि सो ये सारे इनके जो बातें बिल्कुल ठीक है। ये एडमिनिस्ट्रेटिवली कराची को कुछ मेरिट के ऊपर लाना होगा। इतनी नाइंसाफी के साथ शहर चल नहीं सकता। अच्छा हुनैद साहब, के इलेक्ट्रिक के हवाले से बड़ी बातें की जा रही हैं और ख़ास तौर पे पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को भी तनकीद का निशाना बनाया जाता है, क्योंकि ये कहा जाता है कि आरिफ नकवी साहब और के इलेक्ट्रिक ने जो है पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ को इलेक्शन कैंपेन में काफ़ी फंड्स मुहैया किए, जिसकी वजह से वफाकी हुकूमत जो है वो के इलेक्ट्रिक के ख़िलाफ़ कोई एक्शन नहीं लेती, ना नेपरा से किसी कार्रवाई का कहा जाता है। 1 साल हो गया है जो कंपनसेशन देने के लिए नेपरा ने कहा था के इलेक्ट्रिक सवाए रिव्यू फाइल करने के, चीज़ों को लैतोलाल में डालने के, और कुछ नहीं किया। सर क्या कहते हैं आप, क्या इस हवाले से पार्टी की पॉलिसी कुछ गलत नहीं है के इलेक्ट्रिक के लिए इतना नरम गोशा रखना, जबकि कराची के अवाम बिलबिला रहे हैं और शदीद गर्मी में कोरोना के इस शदीद तरीन फैलाव पीक के ऊपर लोड शेडिंग्स करना, मरीजों की हालत बुरी है, जो मरीज वेंटिलेटर्स पे हैं प्राइवेट अस्पतालों में, वहाँ प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। क्या कहते हैं सर आप? वेल, आपकी बात 50% ठीक है, 50% गलत है। मैं ये बात नहीं मानता कि फेडरल गवर्नमेंट जो है कि इलेक्ट्रिक के साथ कोई सॉफ्ट है। अगर वो कुछ गलत करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। हम खुद गए कि इलेक्ट्रिक के खिलाफ एक्शन करने उनके दर के ऊपर, और हमने एहतजाज किए और गवर्नर साहब को इन्वॉल्व किया है, और उन लोगों ने करा के उनकी प्रॉब्लम सॉल्व की है लोगों की। सर तो ये सर हुनैद साहब हम लोग सॉफ्ट हैं जी। हुनैद साहब कदा कलामी माफ नहीं पता जो आप मुझे बात कर रहे हैं। मुझे ये पता है कि आरिफ नकवी जी सर, आपकी आवाज नहीं आ रही सर। इन्वेस्टर हैं और उन्होंने इन्वेस्ट किया हुआ है इसके ऊपर, और उस कंपनी के साथ जो भी एग्रीमेंट है उस हिसाब से चलना चाहिए हमें। फॉरेन इन्वेस्टर्स को भगाना भी ठीक नहीं है, उनको नाजायज तंग करना भी ठीक नहीं है, लेकिन लोगों के साथ भी नाजायज करने की उनको किसी किस्म की इजाजत नहीं सर। लेकिन फॉरेन इन्वेस्टर्स जो हैं वो दूसरे ममालिक में तो बैन है सर, आपके नॉलेज में होगा कि आरिफ नकवी साहब जो हैं वो दूसरे ममालिक में बैन है, उनकी एंट्री तक पे पाबंदी है। और फिर इन्वेस्टर की आपने बात की, तो क्या पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ में भी उनकी इन्वेस्टमेंट है? इसका मुझे पता नहीं कि उन्होंने किसी पॉलिटिकल पार्टी को सपोर्ट किया नहीं किया, लेकिन मुझे ये पता है कि ही इज अ बिग ओनर ऑफ प्राइवेट इक्विटी बेस्ड इन दुबई, और उसको जरूर किसी प्रॉब्लम में वो आई थी थोड़ा सा पहले, बट क्या प्रॉब्लम थी, क्या डिटेल्स है, इसका मुझे आइडिया नहीं है। ही इज अ स्टेक होल्डर इन कराची इलेक्ट्रिक, और उसकी क्या इश्यूज हैं, क्या डिटेल्स है, इस पर बेहतर है कोई रेलेवेंट आदमी हो जिसको थोड़ी सी डिटेल्स पता हो, तो बेहतर उसके बारे में बता सकेगा। सर इन जनरल ओवरऑल के इलेक्ट्रिक की कारकर्दगी और जो सारिफीन को परेशानियां हो रही हैं, क्योंकि सर आप भी आवाम से कनेक्टेड हैं, बराह रास्त आप कनेक्ट होते हैं, रोजाना सुबह में आपकी पोस्ट्स भी देखता हूं जो आप खुद निकलते हैं, कभी चैरिटी के लिए, कभी जो बल्दियाती निज़ाम है उसको देखने के लिए, बहुत सारी चीज़ों में आपकी एक्टिविटी सर मैं देख रहा होता हूँ। आप डायरेक्टली कनेक्टेड हैं, आप क्या समझते हैं, आवाम परेशान नहीं है कि इलेक्ट्रिक से इस वक्त कराची के आवाम? देखिए, मैं तो के इलेक्ट्रिक को उस वक्त भी जानता था जब ये प्राइवेटाइज नहीं हुई थी जी, और 10-10 साल लग जाते थे हम लोगों को
किसी एक बिल्डिंग के अंदर बिजली लेने में, और इन्होंने कराची को तबाह बर्बाद कर दिया था उस जमाने में जब ये प्राइवेट नहीं थी तब भी। अच्छा, प्राइवेट होने के बाद भी मैं के इलेक्ट्रिक को जानता हूं कि उसमें कितनी इंप्रूवमेंट आई, और जिन जगहों से बिल आते हैं उन जगहों में कितनी कम हो गई फ्लक्चुएशन और लोड शेडिंग। बट एट द सेम टाइम आई सी के इम्प्रूवमेंट की और बहुत ज्यादा गुंजाइश है कि इलेक्ट्रिक जो है उसको कराची के अंदर से कंप्लीटली लोड शेडिंग खत्म करनी चाहिए। और ये भी कुंडा सिस्टम और ये जो लोग फ्री में बिजली लेके बैठे हैं और बिजली चोरी कर रहे हैं और बिजली के पैसे नहीं देते, चाहे वो गवर्नमेंट का इदारा हो चाहे वो फेडरल गवर्नमेंट का इदारा हो, कोई भी हो, वो नहीं होना चाहिए। अच्छा सर मैं आपसे जानना चाहूंगा, सुबह की वॉक की बात है, उसमें तो मैं हर किस्म के इदारे की जहाँ पे मुझे नजर आती है, चाहे वो कंटोनमेंट हो चाहे वो कोई और इदारा हो, कहीं पे गटर के ढक्कन नहीं है, कहीं पे बिजली के तार लटके, कहीं पे केबल के वायरों का बना हुआ, हर चीज ही दिखाता हूँ। तो उसमें अगर KSC की भी कोई चीज आई हो तो बेशक मैंने जरूर उस पर किया होगा कि बिजली के तार इस तरह नहीं होने चाहिए शहरों में, किसी सिविलाइज मुल्क में इस तरह नहीं होता, और इनको एक डिसिप्लिन तरीके से सही तरीके से होना चाहिए ताकि किसी आदमी को कोई नुकसान ना पहुंचे। सर आप कंस्ट्रक्शन के बिजनेस को समझते हैं, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि बिल्डर्स का भी ये रोना है कि एक बिल्डिंग में जब के इलेक्ट्रिक का मीटर या लाइन ली जाती है, शहर की मैं बात कर रहा हूं सर, शहर से बाहर नहीं, इस शहर में भी कोई प्रोजेक्ट बनाया जाता है तो पर फ्लैट या पर अपार्टमेंट 6 से 8 लाख रुपए का खर्चा के इलेक्ट्रिक को यानी अदा करने पड़ते हैं, सारिफीन उठाते हैं। सर बहुत ज्यादा खर्चा नहीं है एक मीटर एक लाइन लेने के लिए, जो प्रोजेक्ट शहर के अंदर बनाए जा रहे हैं 6 से 8 लाख रुपए पर मीटर देने पड़ते हैं। सर क्या कहते हैं आप? डॉक्टर साहब ये बात बिल्कुल ठीक है कि हद से ज्यादा पैसा देना पड़ता है। जब आप बिल्डिंग की अप्रूवल लेने जाते हैं तो उस बिल्डिंग के जो डेवलपमेंट चार्जेस हैं 10 से 12 करोड़ आपको वाटर बॉडी को देने पड़ते हैं ताकि पानी की लाइन आप तक दे दें, सीवरेज की लाइन आपकी वो बिछा दें, फिर आपको इलेक्ट्रिसिटी वालों को 10-12 करोड़ रुपए देने पड़ते हैं ताकि वो केबल हो, लाइन हो, मीटर हो, सब स्टेशन हो, PMT हो, सब कुछ आपकी जमीन पे वो डालते हैं आपके पैसों से। फिर उसके बाद और भी जितने बल्दियाती इदारे हैं उनको भी पैसे करोड़ों के हिसाब से देना पड़ता है, और सब जगह पैसे देके ये लिख के एफिडेविट भी देना पड़ता है कि हम जिन चीजों के पैसे दे रहे हैं वो चीजें आपसे डिमांड नहीं करेंगे जी। तो हद दर्जे की ये ज्यादती है कराची के साथ, जो दुनिया में कहीं पे भी ऐसा नहीं होता होगा। दुनिया में कहीं पे आप पहाड़ के ऊपर भी घर बनाते हैं तो ये शहर की जो जिम्मेदारी होती है, उसकी जिम्मेदारी होती है कि वहां तक पानी, बिजली, गैस और सड़क पहुंचा के दें। सो ये आवे का आवा ही बिगड़ा है यहाँ पे तो। अच्छा सर एक लास्ट क्वेश्चन आपसे करना चाहूंगा, थोड़ा सा हसास सवाल है, अगर आप आंसर देना चाहें तो दे दीजिएगा। सर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने आज उसामा बिन लादेन को शहीद कहा, यानी अमेरिका ने शहीद किया। सर क्या कहते हैं, लोग पहले ही कुछ तनकीद कर रहे थे इस हवाले से, आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी पर्सनली ये समझता हूँ कि वो शहीद हैं, मैं इस पे क्या बोलूँ। प्राइम मिनिस्टर ने कहा है तो जरूर सही कहा होगा। अगर किसी आदमी को मार दिया जाए नाजायज तौर पे तो वो हमारे मजहब के हिसाब से तो शहीद होता है, और नाहक मारा जाए तो शहीद होता है। और मेरे हिसाब से भी ये सारी की सारी जो कत्लो गारत मचाया है पूरी दुनिया में, ये तमाम मुसलमानों के साथ जुल्म हुआ है और सबके साथ ज्यादती हुई है, और अभी भी चल रही है, दुनिया के हर मुल्क में चल रही है। ठीक है, बहुत शुक्रिया हुनैत लाखानी साहब, सरबराह बैतुल माल सिंध और रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन छोटा सा एक वक्फे के बाद दोबारा जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो बात करेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के धरने के हवाले से, और ये भी देखेंगे कि ये धरना अब किन मराहिल में दाखिल हो चुका है, कौन कौन लोग या कौन कौन रहनुमा जो हैं वो मनाने के लिए पहुँचे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के रहनुमाओं को। थोड़ा छोटा सा वक्फा है, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं, कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। जी नाज़रीन वेलकम बैक, एक दफ़ा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर में हूँ आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन अब कुछ बात करना चाहेंगे मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के धरने के हवाले से, जो कि
सिंध असम्बली के फुटपाथ पर यह धरना दिया गया है। मुख्तलिफ रहनुमा जो हैं मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के इस धरने में मौजूद हैं। ख़ासतौर से आपको ये भी बताते चलें कि कुछ दूसरी सियासी जमातों के रहनुमा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा बनाने भी आए और कोशिशें की गई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान का ये धरना ख़त्म कराया जा सके। क्या मुतालबात हैं, किन किन बातों पर इख्तलाफात हैं, ये जानना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं राशिद खिलजी साहब, जो कि रहनुमा है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान के। अस्सलाम वालेकुम राशिद साहब, खुशामदीद कहते हैं सर आपको प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब, आपने इस अहम मौके के ऊपर मुझे मौका दिया कि मैं एमकेएम का मौक़िफ़ आपके तवज्जुह से अवाम के सामने रखूं। दर हकीकत सिंध हुकूमत का ये मुसलसल 13वां बजट है। माजी के 12 बजट जो गुजरे वो वादे वईदों से पुर थे। कराची जैसे शहर में पानी का मसला, डेवलपमेंट की स्कीम का मसला, नए कॉलेजेस, हॉस्पिटल का मसला, ये तो सिर्फ कराची का मसला है। लेकिन इसके साथ साथ हैदराबाद जैसा शहर, कराची में तो ये कहते हैं कि पानी का मसला ये K4 कंप्लीट होगा तो जब हम पानी दे पाएंगे। हैदराबाद के अंदर तो वाटर सोर्स की इशू ही नहीं है। एक तरफ दरिया सिंध बहता है शहर के, दूसरी तरफ 3 नहरें निकलती हैं। लेकिन हैदराबाद जैसे शहर के लोग भी पानी के लिए परेशान हैं, वहां भी पानी मैसर नहीं है। तो इस तरह के बहुत सारी चीजें थी बजट बुक के अंदर, जो कुछ स्कीमें माजी में कुछ आ गई थी उन पे या तो फंड रखा नहीं गया या उन स्कीम को बाद में डिलीट कर दिया गया। 1.2 ट्रिलियन के इस बजट के अंदर हम मजबूती तौर पे देखें तो जितना कराची से रेवेन्यू जनरेट होता है, जिसे हम अगर मोहतात तखमीनी से लगाए तो वफाकी सतह के वफाकी पुल के अंदर 65% से अबव, और सिंध के पुल में 95% जो टैक्सेस कलेक्शन है, जो रेवेन्यू इनको मिलता है सिंध गवर्नमेंट को, जिससे इनकी अयाशियां चलती हैं। अरबों करोड़ों रुपए के ये गाड़ियां खरीदते हैं, अरबों रुपए की ये बिल्डिंगें बनाते हैं, वो इस शहर का है जहां लोगों को हॉस्पिटल के अंदर इलाज मालजा मैसर नहीं है। कोविड जिसके अंदर सबसे ज्यादा अफेक्टेड पूरे सिंध में कराची शहर हुआ है। अगर सही मर्दमशुमारी हो जाए तो कराची की आबादी मजबूरी सिंध की आबादी से ज्यादा ही निकलेगी। लेकिन इन तमाम सब चीजों के बावजूद जब आप देखते हैं तो कराची के डिवीजन के लिए, जिसके अंदर 6 डिस्ट्रिक्ट हैं, उसके लिए जो पैसा रखा गया है वो सिंध के उन जिलों से, हमें कोई एतराज नहीं है, आप सिंध के डिस्ट्रिक्ट को देना चाहते हैं जितना पैसा दें, लेकिन कम से कम दुनिया भर का यह असूल है कि जहाँ से रेवेन्यू आप कलेक्ट करते हैं, जहाँ से आप टैक्सेस हासिल करते हैं, वहाँ के लोगों को स्पेशली कंसिडर किया जाता है। उनके सेहत, तालीम, रोड, रास्ते के मामला देखे जाते हैं, उन्हें ट्रांसपोर्ट की अच्छी सहूलियत दी जाती है। पाकिस्तान बनने से पहले जिस शहर के अंदर ट्राम चला करती थी, आज उस शहर के अंदर लोग चिंची के अंदर सफर करने पे मजबूर है। राशिद साहब, यहाँ से एक बात जानना चाहूंगा, आपने कहा 13वां बजट है ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का, और जिसके अंदर जो है ना नाइंसाफियां हुई हैं। सर 8 बजट तो आपके सामने भी गुजरे हैं ना, जब मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट जो है वो सिंध हुकूमत का हिस्सा रही है, उसमें क्या कुछ किया गया है? सर K4 का मंसूबा आपके हुकूमत में रहते हुए 8 साल तक लैतुलाली का शिकार रहा, क्या किया गया सर उसमें? देखिए, उसके अंदर हमेशा कुछ तकनीकी वजूहात पेश आई। कभी उसके अंदर डिजाइन का मसला था, कभी कंसल्टेंट की रिपोर्ट का इंतजार था, और हमेशा वो ये यकीन दहानी कराते रहे, ये वादे करते रहे। हमने कहा कि भाई देखें, कराची जैसा शहर, मेगा सिटी, जिसकी वायबिलिटी बहुत है, जो बहुत ज्यादा आपको रेवेन्यू जनरेट करके दे सकता है, अगर आप उसके पीने के पानी का मसला हल करते हैं 21वीं सदी में लोग चांद से आगे के सफर की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन हमारे पाकिस्तान में आज भी हम बिजली और पानी को रो रहे हैं। एक एटॉमिक पावर मुल्क जिसके अंदर रिसोर्सेज की कमी नहीं, जिनके पास पोटेंशियल भी है, जिनके पास एक सिस्टम मौजूद है, वहाँ ये तमाम तर चीजें सिर्फ और सिर्फ तासुब की बना पर हैं। अगर ये तासुब ना होता तो K4 मुकम्मल हो चुका होता। चाहे उसके अंदर हम बजट के अंदर भी अगर हम देखें तो वफाकी हुकूमत ने अपना शेयर जरूर डाल दिया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने सिर्फ 500 मिलियन रखे हैं, तो 500 मिलियन से आप समझते हैं ये स्कीम कब तक मुकम्मल होगी? 10 साल में भी मुकम्मल नहीं हो पाएगी K4 में, और 10 साल में इसकी जो कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा बढ़ चुकी होगी। राशिद साहब, मुझे ये बताइएगा सर कि जो बेसिक मुतालबात क्या हैं, जो अगर मान लिए जाएं तो ये धरना खत्म हो जाएगा? सर K4 प्रोजेक्ट तो बेसिकली हमने ये धरना जब देने का तय किया तो उस वक्त हमने सबसे पहले ये किया कि हमने असेंबली के अंदर अपनी तमाम तर मौक़िफ़ को रखा
सिंध के बजट में जो नाइंसाफी हो रही है उन्हें उजागर किया, और उसके बाद हमने कहा कि भाई हम इस बजट इजलास का बायकॉट करके जा रहे हैं, हम बाहर बैठेंगे, जब तक बैठेंगे कि जब तक आपका ये बजट इजलास चल रहा है, और उसके बाद फिर आदमी राब्ता कमेटी ये तय करेगी कि फर्दर हमें क्या स्टेप लेना है। बुनियादी तौर पर हम ये चाहते हैं कि कराची की आवाम समेत सिंध भर की आवाम को भीख ना मांगना पड़े, उनको जो हक है, जो उनके जायज यानी कि आईनी और कानूनी तौर पर जो हक बनता है इस शहर का, कराची का, हैदराबाद का, सक्खर का, नवाबशाह का, मीरपुर खास का, जो इनका ड्यू शेयर बनता है वो उन्हें देना चाहिए। वहाँ के बल्दियाती इदारों को एम्पावर करने चाहिए, वहाँ के नौजवानों को रोजगार देना चाहिए। जो जाली डोमिसाइल पे इन शहरों के साथ जुल्म किया गया है उसका डाला होना चाहिए। आज वज़ीर आला साहब ने ऐलान किया है कि जाली डोमिसाइल के ऊपर जिन लोगों की नौकरियां हुई है, भाई ग्रेड 1 से 4 तक की, बल्कि ग्रेड 1 से 15 तक की जो मुलाजमतें होती है वो बुनियादी तौर पे उस शहर के लोगों का हक होती है। लेकिन यहाँ जाली डोमिसाइल बना के यहाँ लोगों को ग्रेड 1 की मुलाजमत भी नहीं दी जा रही। हमें किसी को एतराज नहीं है, अगर आप किसी को नौकरी देना चाहते हैं दें, लेकिन वो आईनी और कानूनी तकाज़ों को तोड़ के देंगे तो हम उस पर आवाज भी उठाएंगे, एहतजाज भी करेंगे, ये हमारा आईनी है। सर, सिंध हुकूमत की जानिब से मुज़ाकरात हुए हैं, कोई बातचीत हुई है, कोई यकीन दहानी कराई गई है? देखिए, सैयद अली साहब और इम्तियाज शेख साहब आए थे, हमने उनका शुक्रिया अदा किया क्योंकि वो यहाँ हमारे पास कैंप पे तशरीफ लाए, और हमने उनको ये वादे किया कि देखें ये कोई खाली स्कीमों का मसला नहीं है, खाली फंड का मसला नहीं है। बात ये है कि सिंध के वो इलाके जो आपको किस तरह टैक्स देते हैं, जिनसे आपकी अय्याशियाँ चलती है, जिससे आप इस लग्जरियस लाइफ को एंजॉय करते हैं, आप मनाने का दावा करते हैं, लेकिन इस शहर के लोगों को आप ना पीने का पानी देने के लिए तैयार हैं, ना जायज हक देने के लिए तैयार हैं। तो आपसे हम ये कहेंगे कि आप इस मैकेनिज्म को ये बनाएं, एक सिस्टम ऐसा डेवलप करें जो आईनी और कानूनी इख्तियारात हैं। क्यों केएमसी को इख्तियार नहीं कि वो अपने इदारे के अंदर लोगों को भर्ती कर सके? दीगर म्यूनिसिपल कारपोरेशन को तो आप अलाउ करते हैं सिर्फ इसलिए कि ये कराची केएमसी जो है वो एमकेएम के पास है। इस बुनियाद पर आप इख्तियार नहीं देते। यहाँ ट्रांसफर पोस्टिंग के इख्तियारात नहीं है, यहाँ आप मशीनरी नहीं खरीद सकते। तो इसमें जो बहुत सारी चीजें बाय डिफॉल्ट आईनी और कानूनी तौर पे जो तरीक़ेकार है उसके तहत चीजें चलनी चाहिए। जिस शहर से सर, लेकिन सिंध हुकूमत का ये कहना है कि जो सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट असेंबली से पास कराया गया, सर उसमें आप मौजूद थे, आपके वोट भी शामिल हैं सर उस सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को पास करने में। नहीं जी, उस पर भी अमल नहीं हो रहा, हम तो उससे भी ज्यादा आगे की बात कर रहे थे। सर आप मौजूद थे, आप हुकूमत का हिस्सा थे जब सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट पास कराया गया था। तो गवर्नमेंट जब कोई बिल लेके आती है तो उसके अंदर आप अलाई हो, आप इत्तेहादी हो या आप अपोजिशन में हो, मैटर ये करता है कि आपके वोट कितने हैं। बदकिस्मती से हमारे यहाँ जो तरीक़ेकार है, क्योंकि हमारे यहाँ कलेक्टिव विजडम के साथ काम नहीं होता, हमारे यहाँ जो वर्किंग की जाती है वो अपनी प्रायोरिटीज के हिसाब से की जाती है। अगर उसी सिंध लोकल गवर्नमेंट एक्ट को देख लिया जाए तो आप सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट को ऑन कॉल ले लें, उनसे पूछ लें कि क्या इख्तियार है। दूसरा वसीम अख्तर साहब से पूछ लें उनको क्या क्या मसाइल का सामना है। बहुत सारे मसाइल तो कराची के मैं आपको बता दूंगा, जबकि मेरा ताल्लुक कराची से बराह रास्त नहीं, मेरा ताल्लुक हैदराबाद से है। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि कराची जैसे बड़े शहर में जो आपके सिंध को रेवेन्यू के बदले 95% दे रहा हो, उसको आप 5% देने के लिए भी तैयार नहीं हो। आपको ये बात दुरुस्त करनी पड़ेगी। आईनी और कानूनी तौर के ऊपर जो तरीक़ेकार है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन बनना चाहिए। एनएफसी अवार्ड पे हम आवाज उठाते हैं, हमने हमेशा आवाज उठाई कि एनएफसी अवार्ड मिलना चाहिए, लेकिन प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन भी तो एक टूल है, उस पर गवर्नमेंट अमल क्यों नहीं करती? इस पर जब बात करो वो कहते हैं कि ये तासुब की बात कर रहे हैं, ये सिंध को तकसीम करना चाहते हैं। तो भाई सिंध तकसीम हम नहीं करना चाहते, सिंध की तकसीम की बुनियाद आप रख रहे हैं। 18वीं तरमीम हमने तो आपके साथ वोट किया था ना, 18वीं तरमीम में उसकी रूप के मुताबिक कहाँ अमल? अच्छा राशिद साहब ये भी बता दीजिएगा, बस आपसे एक आखिरी सवाल करना चाहूँगा। सर ये धरना है, जाहिर सी बात है आपके मुतालबात हैं, वफाकी हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, उसने भी आपसे वादे किए, फंड्स देने का वादा किया गया, कराची के जो तरक्याती मंसूबे हैं उनका वादा किया गया, चाहे ग्रीन लाइन बसेस की बात की जाए और दूसरे मंसूबों की बात की जाए, K4 की बात की जाए,
सर, क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत की जानिब से जो वादे किए गए थे फंड्स का, फिर आप हैदराबाद से आपका ताल्लुक है सर, हैदराबाद की यूनिवर्सिटी कहां तक पहुंची है सर? उनकी इन चीजों के लिए क्या किया जा रहा है? देखिए, हैदराबाद यूनिवर्सिटी 80 अमेंडमेंट के बाद, क्योंकि जो एजुकेशन का सब्जेक्ट है वो फेडरल लेजिस्लेटिव प्लेस से प्रोविंशियल गवर्नमेंट को शिफ्ट हो गया है, तो हैदराबाद यूनिवर्सिटी को हैदराबाद इंस्टीट्यूट के नाम से उसका बिल जमा हो गया है और ले हो गया असेंबली में। इस बजट सेशन के बाद इंशाल्लाह ताला वो पास भी हो जाएगा। फिर गवर्नमेंट के बरक देखा जाए तो वफाकी हुकूमत ने, हम ये नहीं कहते वफाकी हुकूमत ने बहुत कुछ दे दिया, लेकिन हम ये समझते हैं वफाकी हुकूमत की तरफ से कुछ आया है, लेकिन वहां भी हम वो मुकदमा लड़ रहे हैं अपने शहरों का। कराची, हैदराबाद समेत तमाम शहरी एरियाज का मुकदमा लड़ रहे हैं और वो हक मांग रहे हैं कि जो शहर के लोगों का हक है। हम किसी से ठीक नहीं मांग रहे, हम ये चाहते हैं कि ये आईनी तौर पर ये मसला हल हो। ये चीजें सियासत नहीं होनी चाहिए इन चीजों पे। आपको यो जिस शहर से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट होता है, आप उस शहर को कम से कम उसकी जो बेसिक नीड है वो तो उसकी पूरी कर दें। अगर वो आप पूरी नहीं करेंगे तो मैं नहीं समझता कि इस हिसाब से आपका सुबह आगे बढ़ सकेगा और ये तलखियां कम हो सकेगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया राशिद खिलजी साहब, मेंबर सूबाई असेंबली और रहनुमा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे और उनका ये कहना था कि ये मुतालबात जो रखे गए हैं, खासतौर पे बजट में चूंकि खातिर ख्वाह फंड्स मुख्तस नहीं की गए हैं कराची के लिए, K4 के मंसूबे को नज़रअंदाज किया जा रहा है, इसलिए ये धरना दिया जा रहा है और राब्ता कमेटी अब मजीद फैसला करेगी कि आया इस धरने को जारी रखना है, कंटिन्यू करना है, या ये अलामती धरना है या दोबारा धरना दिया जाएगा। इस हवाले से बाद में फैसला किया जाएगा। मेरा नाज़रीन, अब हम कुछ बात करना चाहेंगे कोरोना वायरस के हवाले से। आज आपको बताते चलेंगे पाकिस्तान में कोरोना वायरस के री इन्फेक्शन का पहला केस जो है वो रजिस्टर हुआ है, यानी एक ऐसे डॉक्टर का ये केस है जिनको पहले भी कोरोना का इलाज करते हुए 3 माह कबल कोरोना का इन्फेक्शन हुआ था और वो रिकवर नहीं कर पा रहे थे, उनको प्लाज्मा थेरेपी दी गई और जिस तरह कहा जा रहा था कि शायद प्लाज्मा थेरेपी से जब एंटीबॉडीज़ बनाई जाती हैं, यानी क़ुव्वत मुदाफ़ियत बढ़ाई जाती है, तो फिर जो है ना वो बाज़ दफ़ा जो इम्यूनिटी है वो ज़्यादा तवील यानी लॉन्ग लास्टिंग नहीं होती। बहरहाल हम इस पर बात करेंगे। यहाँ हम एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। बैंक अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, कम से कम बैलेंस की कोई शर्त नहीं। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय, टपाल दानेदार। शाहजी की दुकान जरूर छोटी है मगर सोच बड़ी। अहमद साहब का कारोबार खेल खेल में खड़ा नहीं हुआ, कई मुकाबलों के बाद अपने गोल पे पहुंचे और बीज बोकर पसीना किस तरह पानी की तरह बहता है वो तो मियां सुहेल खूब जानते हैं। बैंक अल हबीब आपके कारोबार में हर कदम पर आपके साथ है। बैंक अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, कम से कम बैलेंस की कोई शर्त नहीं। मुफ्त चेकबुक, ATM कार्ड, मुफ्त बैंकर्स चेक, ई स्टेटमेंट, ऑनलाइन बैंकिंग, नेट बैंकिंग और मोबाइल बैंकिंग की सहूलियात भी। मुल्क के कोने कोने में फैला हुआ 800 से जायद ब्रांचेस का वसी नेटवर्क। बैंक अल हबीब करंट प्लस अकाउंट, क्योंकि हम सिर्फ ताल्लुक नहीं आपसे रिश्ता जोड़ते हैं। बैंक अल हबीब, रिश्ता भरोसे का। हर फैमिली डिफरेंट कैरेक्टर्स का मिक्सचर होती है। फैमिली के इस मिक्सचर से मिलती है वो ही स्ट्रेंथ जो मिले टपाल फैमिली मिक्सचर के स्ट्रॉन्ग कप से। टपाल फैमिली मिक्सचर, मेरी फैमिली मेरी स्ट्रेंथ। हाथों को वॉश करके सेफ कर लिया, अब फेस को भी रखो सेफ इंस्टेंटली फेयर एंड लवली फेस वॉश से। इसमें है मल्टीविटामिन का फॉर्मूला, विटामिन B3, C, E चेहरे को गहराई से साफ करे और रखे फेस को सेफ और ग्लोइंग। फेयर एंड लवली फेस वॉश। मुझे भूखे को खाना खिलाना है, मुझे प्यासे को पानी पिलाना है, मुझे गिरते को थामना है, मुझे घर घर राशन पहुंचाना है। आइए अपनी समाजी जिम्मेदारी अदा करें। इंसानियत की खिदमत हम पर फर्ज और कर्ज है। अब होगी गरीब की मदद, दुखों का मदावा होगा। हम बदलेंगे भूख को खुराक से। हम सब मिलकर ताल्लुक जोड़ेंगे एक इंसान का दूसरे इंसान से। आपने अक्सर मुझे लाइफ बॉय को प्रमोट करते हुए देखा है, पर आज मैं कहूंगी कि जो भी साबुन है आपके पास उसे इस्तेमाल करें, क्योंकि साबुन से हाथ धोना कोरोना वायरस को फैलने से रोक सकता है। हाथों की हिफाजत, पाकिस्तान की हिफाजत।
तो फिर चलती रहे तुम, मैं और एक कप चाय। टपाल दानेदार। बैंकल हबीब करंट प्लस अकाउंट, कम से कम बैलेंस की कोई शर्त नहीं। बैंकल हबीब, रिश्ता भरोसे का। जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। हम बात कर रहे हैं कोरोना वायरस के हवाले से। जो री इन्फेक्शन का केस एक लाहौर में रिपोर्ट हुआ है, इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर अतिया राना, जो कि फैमिली मेडिसिन कंसल्टेंट हैं, अमेरिका से क्वालिफाइड हैं और लाहौर में इस वक्त प्रैक्टिस कर रही हैं फैमिली मेडिसिन की। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहिबा, खुशामदीद कहते हैं। डॉक्टर साहिबा, कैसी तबीयत है आपकी? ठीक है आप? जी अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाइए, आप कैसे? अल्लाह का करम, मैं ठीक हूँ। डॉक्टर साहब, लाहौर में केसेस बहुत रिपोर्ट हो रहे हैं, कहा यह भी जा रहा है कि शायद अंडर रिपोर्टेड हैं, जितने केसेस ओरिजिनली मौजूद हैं शायद वो तमाम रिपोर्ट नहीं हो रहे हैं। आज एक केस मेयो हॉस्पिटल में री इन्फेक्शन का रिपोर्ट हुआ है। डॉक्टर साहब जो कि इलाज करते हुए मरीजों का कोरोना का शिकार हुए, रिकवर नहीं कर पा रहे थे, प्लाज्मा थेरेपी दी गई थी, 3 महीने पहले उनको कोरोना मुस्बत आया था और अब दोबारा से री इन्फेक्ट हुए हैं और कहा यह जा रहा है कि अब ज्यादा सीवियर कंडीशन है। क्या कहती हैं आप? जी देखिए, ये है कि री इन्फेक्शन के चांसेस तो होते ही हैं, जैसे कि बाकी अमराज जो वायरल इन्फेक्शंस को आप ले लें, जैसे इन्फ्लुएंजा है, उसके भी डिफरेंट वेरिएंट्स हैं हर तरह का। अगर आप इन्फ्लुएंजा का फ्लू शॉट भी लगाएंगे तो भी थोड़ा बहुत किसी दूसरे वेरिएंट से हो सकता है। इसके अंदर अभी तक पाकिस्तान में 18 वेरिएंट मिले हैं कोविड-19 के, तो बिल्कुल हो सकता है। और इम्यूनिटी लेवल जो है वो उनकी मेरे हिसाब से कम हो गई होगी, इसलिए हम इस पर जोर देते हैं कि आपको इम्यूनिटी अपनी बढ़ानी चाहिए। और अच्छा, इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए डॉक्टर साहिबा खास तौर पे वो लोग, क्योंकि अब काफी लोगों को कोरोना हो रहा है, तो ऐसे लोग जो कोरोना से रिकवर कर जाते हैं और बाद में वो भी समझते हैं कि शायद अब उनको लाइसेंस टू रोम अराउंड मिल गया, यानी अब वो कोरोना के खिलाफ उनको एक लाइसेंस मिल गया, ट्रैवल करें, जाएं आएं, मास्क पहने ना पहने, हैंड सैनिटाइज करें या ना करें, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या कहेंगी आप? देखिए, इसके लिए ये है कि जो कोरोना से सेहतयाब हो गए हैं उसका तो एक पूरा CDC ने बाकायदा एक आपको हैंड आउट दिया है, गाइडेंस दिया है कि जो कि आपने अपने आप को 2 हफ्तों के लिए आइसोलेट करना है, उसके बाद एक आपने PCR करवाना है और अगर वो नेगेटिव आया तो उसको दोबारा 24 आवर्स के बाद फिर एक और उसको वो नेगेटिव आना चाहिए। और इसका ये मतलब नहीं है कि आपको अगर आप नेगेटिव हो गए तो आपको फ्री हैं, आप घूम फिर सकते हैं। इसमें आपको अपने आप को हिफाजत में रखना डेफिनेटली है, जिस तरह के आपके प्रोटोकॉल्स हैं, मास्क पहनना पड़ेगा और जो 3 फुट और 6 फुट का हम लोगों ने पहले भी जिक्र किया था प्रोग्रामों में, वो आपको रखना पड़ेगा। और डिपेंड करता है कि भाई एक शख्स है, अगर उसको कभी कभी ये भी होता है कि कोई शख्स कैरियर है, उसको कोई भी चीज़ नहीं है, वो बिल्कुल ठीक है, ना उसको बुखार है, ना उसको नज़ला है, ना उसको कोई ड्राई कॉफ है, और उसके वो फिर भी बहुत ज़्यादा हमारे मुल्क में कैरियर्स घूम रहे हैं, तो इसीलिए मास्क पहनना बहुत ज़रूरी है। और वायरल लोड, जिसको हम कहते हैं कि कितना वायरस आपके अंदर जा रहा है, तो अगर एक शख्स जो है, अगर आप किसी नॉब को टच कर लिया या सरफेस को टच कर लिया या किसी दरवाजे की सरफेस को टच कर लिया, उस पर इतना नहीं होगा जितना कि एक फुल ब्लोन बंदा आपके ऊपर आकर छींक मारता है। और अगर आपने मास्क नहीं पहना हुआ तो जाहिर बात है आपको उतने वायरस, जितने वायरस ज्यादा जाएंगे उतनी ज्यादा चांसेस हैं आपके इन्फेक्ट होने के। ठीक है जी, ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर अतिया राना, आपने बड़ी मुफीद इंफॉर्मेशन जो है वो हम तक पहुंचाई है। हम शुक्रिया अदा करते हैं। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने अख्तिताम पर पहुंचता है। उम्मीद करते हैं अब पाकिस्तान जो है जल्द से जल्द कोरोना के इस जो बहरान है इससे निकल सके। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।